हेलो बच्चों, आज हम 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड या मूवमेंट। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, स्पीड को आप बेसिकली डिफाइन करते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। भैया एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कितना डिस्प्लेस हो रहे हो या आपकी पोजीशन कितनी चेंज हो रही है। अब केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो पर्टिकुलरली कितनी स्पीड से हो रही है या कितनी देर में हो रही है। आप जर्नल लाइफ में भी देखते हो बच्चों कि कुछ रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, कुछ रिएक्शन जो है वो बहुत टाइम स्पेंड करती हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली 1 से 2 साल के अंदर होती है या उसके बाद होती है, तो वो एक स्लो प्रोसेस है। कुछ रिएक्शन जो हैं वो एट एन इंस्टेंट हो जाती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। जैसे आप सिल्वर क्लोराइड के अंदर कोई सोल्ट ऐड कर देते हो तो वो इंस्टेंटली कलर चेंज कर लेता है। वो आपने +1 में पढ़ा भी है कि भाई इंस्टेंटली कलर चेंज हो जाता है। कुछ रिएक्शन जो है वो मॉडरेट होती हैं। तो बेसिकली जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड 3 टाइप की होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रेट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। हाँ बच्चों, जो स्पीड केमिकल काइनेटिक्स है ये मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल है। आप जो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हो या रेट ऑफ रिएक्शन का जो डाटा गिवन होता है वो सब एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है कि ये हमारे को या हम इसके अंदर पढ़ते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है। तो अब केमिस्ट्री के अंदर अगर हम रेट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। तो हम लिखेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्टेन टाइम इंटरवल। तो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहे हो तो आप ये कहोगे कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है एक टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद लेट हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी रिएक्शन का। लेट मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूं ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ये एक हमने जर्नल रिएक्शन मान ली, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अब लेट हम ये मान लेते हैं इनिशियली। देखो बच्चों, इनिशियली जब भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम यूज करेंगे तो उसका मतलब है कि वो टाइम जिसके ऊपर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब है एट t = 0 सेकेंड। भाई अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो इस टाइम पे हम मान लेते हैं कि जो A की कंसंट्रेशन है लेट वो A मोल पर लीटर है। भाई अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। इस टाइम के ऊपर लेट जो B की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0। इसके बाद लेट एट t = लेट 25 सेकेंड। भाई 25 सेकेंड के ऊपर देखो अब कुछ रिएक्शन तो होगी। अगर रिएक्शन स्लो है तो कम स्पीड से हो रही है, फास्ट है तो ज्यादा स्पीड से हो रही है। लेट हम मान लेते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो x डिक्रीज हुई है। भाई रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बना रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन तो कम ही होगी। तो लेट t = 25 सेकेंड के ऊपर इसकी जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो a - x है, x डिक्रीज होगी। और अब देखो बच्चों, ये आप +1 में भी पढ़ चुके हो कि जब भी हम प्रोडक्ट का अमाउंट लिखते हैं, या आपने काइनेटिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ा होगा, तो जब भी हम प्रोडक्ट का अमाउंट लिखते हैं तो हम स्टिचियोमेट्री देखते हैं। भाई जैसे ये 1 है आगे नंबर, यहां पे भी 1 है। अगर A का 1 मोल टूटेगा तो B का 1 मोल बनेगा। भाई अब अगर A की कंसंट्रेशन x डिक्रीज हो रही है
तो बी की जो कंसंट्रेशन है वो x इंक्रीज होगी। तो अब अगर ये x डिक्रीज है तो इस टाइम के ऊपर बी की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, x मोल पर लीटर। ठीक है, लेट अब हम इसको यहां पे पिक्चराइज करते हैं। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो कभी भी, तो हाँ बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो आपको हमेशा आगे माइनस साइन इंक्लूड करना है। माइनस ब्रैकेट के अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to change in time। अब बच्चों चेंज को हम फाइंड करते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऊपर कंसंट्रेशन है तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन क्यों लगाया ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपॉन चेंज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब बच्चों चेंज को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप इसके लिए डेल्टा लिखोगे या आप इसके लिए स्मॉल डी लिखोगे। ठीक है, तो अब देखो रिएक्टेंट क्या है ए, तो आप ये लिख सकते हो माइनस, अब देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है ए माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी a माइनस ए डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना था हमारे पास, फाइनल टाइम ये कंसंट्रेशन किस टाइम के ऊपर है 25 सेकंड पे, तो फाइनल टाइम कितना हो गया 25, इनिशियल कितना था 0। तो अब आपके पास a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे x बच रहा है और आगे माइनस साइन बच रहा है। ये माइनस हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हमारे को बताती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने ये माइनस लगाया ताकि ये माइनस निगोशिएट हो जाए। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है x/25। देखो बच्चों कंसंट्रेशन जो है वो किस में ली हुई थी हमने, मोल पर लीटर में, तो यहां पे क्या बच रहा होगा यूनिट मोल लीटर। टाइम की क्या यूनिट ले रखी है हमने यहाँ पे सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा x/25 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये हमारे पास यूनिट बन सकती है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहां से आप रेट फाइंड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाँ जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा ऐसे ही होगी और आपने इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार हम जब चेंज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ए की कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी या डेल्टा। चेंज किस में आ रहा है, कंसंट्रेशन किसकी, ए में, डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी, या माइनस डी ऑफ ए बाय में डी ऑफ टी। तो चेंज अभी हमने पढ़ा था, चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से या डी से। किसकी हो रही है, कंसंट्रेशन की, तो डेल्टा ऑफ ए बाय डेल्टा ऑफ टी या डी ऑफ ए बाय डी ऑफ टी। रिएक्टेंट था तो इसलिए आगे क्या इंक्लूड कर दिया, माइनस साइन। तो ये आप रिएक्शन को ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन को लेके हम प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्लस साइन लगाना, प्लस अभी हमने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम या इन ए टाइम इंटरवल। अब चेंज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, डेल्टा से। अब प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो, यहां प्रोडक्ट क्या है, बी, तो क्या लिखोगे, डेल्टा ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी, या
डी ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी ऑफ टी। अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो देखो अभी फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे x, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी 0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम बच्चों कितना ले रखा था हमने यहाँ पे 25, तो बाय 25 माइनस 0 विच इज इक्वल टू x बाय 25। यूनिट ऊपर क्या थी मोल लीटर इनटू में सेकंड। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो यूजिंग दैट कंसेप्ट। अब हम एक जर्नल एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं आपको जर्नल एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करता हूं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इससे सोल्व कर सकते हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन A कैपिटल A B कैपिटल B ये चेंज होके बना रहा है C कैपिटल C D कैपिटल D। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली हमने। ये जो A और B हैं या ये C और D जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे मैं साथ में एग्जांपल ही लिख देता हूं, लेट हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं N2 प्लस 3H2 ये कन्वर्ट होके बना रहा है 2NH3। तो यहां पे देखो बच्चों आगे नंबर कुछ नहीं दिया हुआ तो आपने 1 मानना है। तो यहां पे क्या है कि जो हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक नंबर है वो इसके आगे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2, जो ये ABCD रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है तो बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लिखते हुए आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स के लिए हम हमेशा क्या लगा के चलेंगे माइनस साइन। हाँ, जो स्टिचियोमेट्रिक नंबर है रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए आपने उसको हमेशा 1 बाय करके चलना है। तो अब देखो -1 बाय स्टिचियोमेट्रिक नंबर स्मॉल a माइनस फॉर रिएक्टेंट, आगे क्या लिख रहे थे डेल्टा ऑफ a चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब ये इक्वल होगा -1 बाय b डेल्टा ऑफ b डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ t और ये इक्वल आ रहा है। अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो इनके लिए प्लस साइन 1 बाय c डेल्टा ऑफ c डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ t और ये इक्वल आएगा 1 बाय d डेल्टा ऑफ d डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ t। तो बच्चों अगर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है या कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसकी रेट ऑफ इक्वेशन को मेंशन करना है, जो आपको हमेशा ऐसे ही करनी है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब देखो ये रिएक्टेंट है तो यहां पे आगे स्टिचियोमेट्रिक नंबर क्या है 1, तो अब अगर आप 1 बाय 1 करोगे तो वो 1 हो जाएगा। रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन d ऑफ N2 डिवाइडेड बाय d ऑफ t विच इज इक्वल टू, अब देखो आगे नंबर क्या है 3, तो दैट इज -1 बाय 3 d ऑफ H2 डिवाइडेड बाय d ऑफ t विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 d ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय d ऑफ t। तो ये इस इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। आप इसके कोरस्पॉन्डिंगली जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हो। ये पॉइंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार ही आता है 1 नंबर का। तो इसके बाद बच्चों आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सिंगल टर्म है ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं -d ऑफ N2 बाई dt, इस रिएक्शन के लिए ये पूरी टर्म मेरे को क्या बता के देगी रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही -1 बाई 3 d ऑफ H2 बाई dt, ये जो पूरी टर्म है ये मुझे बता रही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक कंसेंट्रेशन का चेंज भी बताया हुआ है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हो। इसके बाद एक यहां पे दूसरा कंसेप्ट आता है जो यहां पे वो पूछता है रेट ऑफ डिसोसिएशन और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे यही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो लेट अगर मान लो वो आपको ए के लिए पूछ रहा है,
आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब वो डिसोसिएशन या डिसअपेरेंस पूछ रहा है तो आपको कभी भी स्टिचियोमेट्रिक नंबर इंक्लूड नहीं करना। विदाउट बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर स्टिचियोमेट्रिक नंबर हमेशा आएगा। रेट ऑफ डिसोसिएशन और डिसअपेरेंस रिएक्टेंट के लिए पूछ रहा है तो कभी भी स्टिचियोमेट्रिक नंबर नहीं लिखना। ये ए के लिए पूछ रहा है तो माइनस डिसोसिएशन या डिसअपेरेंस के लिए माइनस डी ऑफ ए बाय डी ऑफ टी। ये टर्म जो है ये हमारे को क्या बता देगी, रेट ऑफ डिसोसिएशन और डिसअपेरेंस ऑफ ए। और -1 बाई ए डेल्टा ऑफ ए या डी ऑफ ए बाई डी टी ये हमारे को क्या बता के देगी, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद अब अगर वो मान लो फॉर्मेशन पूछ रहा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ मान लो सी पूछ रहा है। अब विदाउट देखो रेट ऑफ डिसोसिएशन और फॉर्मेशन में स्टिचियोमेट्रिक नंबर इंक्लूड नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्या लिखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज डी और डेल्टा ऑफ सी बाय डेल्टा ऑफ टी। अब बच्चों ये बताएगा हमारे को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी 1 बाई सी डेल्टा ऑफ सी बाई डेल्टा टी। ये पूरी टर्म हमारे को क्या बता के देगी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो क्वेश्चन हमारे को गिवन था, अब आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि -1/3 डी ऑफ H2 बाई डी टी, ये पूरी टर्म क्या बता के दे रही है हमारे को, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन है वो बहुत बार बनता है। आपने ये चीज का ध्यान रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, लेट हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं। उसने हमारे को ये एग्जांपल दे रखा है, ये हैबर प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। इस टाइम पे ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आप पहले बैलेंस करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। आपको लॉजिकली चलना है क्वेश्चन के लिए। ध्यान रखना है कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हो तो पहले रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस। यहाँ पे ये मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। अब आप इसके लिए मान लो वो क्वेश्चन में हमें ये कह देता है, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 is 3.6 into 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वो हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है वो इतना है। तो फर्स्टली जो हमने फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दूसरा हमने फाइंड करना है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसकी रेट की इक्वेशन बनाओगे जो लॉजिकली आपको क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल आएगा बच्चे, ये अब रिएक्टेंट्स हैं तो माइनस डी या डेल्टा N2 बाई डी ऑफ टी इक्वल टू, अब स्टिचियोमेट्रिक नंबर -1/3 डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी। बच्चों मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा और आपको ये कहा रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाओ, तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करिए, आप इक्वेशन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए या आप खुद से बना के देखिए। उसके बाद आप वीडियो को आगे चला के आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमें पता है। अब देखो हमें गिवन क्या है, वो हमें कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ डिसोसिएशन या फॉर्मेशन है वो विदाउट स्टिचियोमेट्रिक नंबर होता है। तो उसने हमें बता क्या रखा है यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट है ना, तो प्लस डी ऑफ NH3 बाई डी टी, ये किसके इक्वल आएगा,
देखो ये उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन बता रखा है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, ये उसने हमें बता दिया कि ये 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो अब वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन और अमोनिया वाली टर्म के अंदर जो रिलेशन है वो क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1/2 टाइम्स है किसके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के, जो D ऑफ NH3/dt है ये टर्म। तो ये वैल्यू उसने हमारे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद वो हमारे को कह रहा है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 क्या होगा। मतलब देखो अब डिसोसिएशन कह रहा है माइनस साइन, माइनस D ऑफ H2 डिवाइडेड बाय D ऑफ T। वो कह रहा है ये बताओ कि ये वैल्यू क्या आएगी। तो अब आप इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू गिवन है, ये आपको फाइंड करनी है। तो इन दोनों को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में गिवन है आप ऐसे ही पिक करके इनको इक्वेट कर सकते हो। क्या आ रहा है, -1/3 D ऑफ H2 डिवाइडेड बाय D ऑफ T, ये इक्वल आता है किसके, 1/2 D ऑफ H2 डिवाइडेड बाय D ऑफ T। अब देखो बच्चों, हमें ना ये टर्म चाहिए, हमें न्यूमेरिकल के अंदर ये टर्म फाइंड करनी है। तो अब उसने ये हमारे को बता रखा है, तो अब आप इस 3 को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या बच रहा है, -D ऑफ H2 डिवाइडेड बाय D ऑफ T, ये इक्वल आएगा 3/2 इंटू D ऑफ NH3/dt हमारे को कितना मेंशन कर रखा है उसने, 3.6 इंटू 10⁻³ तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इसका ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ डिसोसिएशन और अपीयरेंस क्या है, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ऐसा ही, बाकी आप बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास होगा। ये है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ये रिएक्शन हमें गिवन है और वो हमें क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर SO3 की जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स है, कितने में, 25 मिनट में। वो कह रहा है कि 25 मिनट में SO3 की इतनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। या बच्चों वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी मोल्ड कर सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे भी बन सकती थी कि कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इज चेंजिंग बाय 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर इन 25 मिनट। वो कह रहा है कि भाई SO3 की कंसंट्रेशन इतनी चेंज हो रही है 25 मिनट में। तो बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, वही रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाओगे जो हम जर्नली करते आ रहे हैं। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन ये ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो बच्चों, ये टर्म जो है D ऑफ SO3, ये क्या हमें इंडिकेट कर रही है, D ऑफ SO3 इंडिकेट कर रही है चेंज इन कंसंट्रेशन, D ऑफ T क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन टाइम। अब क्वेश्चन को पढ़ो, वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इज चेंजिंग बाय दैट अमाउंट इन 25 मिनट। तो ये क्या बता रहा है, वो 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, D ऑफ SO3। D ऑफ T कितना बता रखा है उसने हमें, 25 मिनट। तो बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को इसके इक्वेट करके वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। होप सो आपको समझ में आया होगा। आप पढ़िए और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।